हेलो फ्रेंड्स, से हाय टू हिंदी में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने वह जन्मभूमि कविता का सार समझा, सरल अर्थ समझा। आज हम उसी कविता पर आधारित प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार अच्छी तरह लिखे जाए यह समझेंगे। अच्छी तरह और सरलता से लिखे जाए। जब भी किसी गद्य या पद्य को पाठ्य पुस्तक में इंक्लूड किया जाता है, संकलित किया जाता है, तो उसके पीछे कुछ उद्देश्य जरूर होता है और वही एक क्वेश्चन बन जाता है कि इस कहानी के द्वारा या इस कविता के द्वारा लेखक हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, या इस कहानी या इस कविता को लिखने का क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है। हमें कविता और कहानी पढ़ने से ही समझ में आ जाता है कि या तो वह देशभक्ति की कविता है, प्राकृतिक सौंदर्य की कविता है, एक इतिहास के बारे में कविता है, या धार्मिक है, सामाजिक है, या मनोरंजन के लिए लिखी गई है। जनरली जो पाठ्य पुस्तक में कहानी और कविताएं या अन्य पाठ होते हैं वे केवल मनोरंजन के लिए नहीं होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ उद्देश्य जरूर छुपा होता है। तो हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि उद्देश्य क्या होना चाहिए। उसी उद्देश्य को हमें अपने शब्दों में लिखना है। जैसे यह कविता हमें बहुत क्लियरली दिखाई देती है कि कवि अपने देश की गौरव गाथा का वर्णन कर रहे हैं, देश के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं, देश में जन्मे महान लोगों के बारे में बता रहे हैं। तो यह कविता हमें देश प्रेम के बारे में बताती है। इस कविता का उद्देश्य यही है कि पाठकों के मन में देश प्रेम की भावना जगाना। तो यही सबसे पहला क्वेश्चन बन जाता है कि इस कविता का क्या उद्देश्य है, या इस कविता का क्या संदेश है, या इस कविता द्वारा कवि हमें क्या सिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। इसका उत्तर है देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत इस कविता में कवि सोहन लाल द्विवेदी ने भारत देश के प्राकृतिक सौंदर्य, गौरवशाली इतिहास तथा महापुरुषों का वर्णन करते हुए देशवासियों के मन में देश प्रेम की भावना जगाने का सफल प्रयास किया है। कवि कहते हैं कि भारत देश के पर्वत, नदियां, समुद्र आदि देश के प्राकृतिक सौंदर्य व समृद्धि का प्रतीक है। इस धरती पर श्री राम, श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध जैसे महान पुरुष अवतरित हुए, जिन्होंने हमें जीवन ज्ञान दिया। हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेकर देश में दया, अहिंसा, प्रेम, सौहार्द इन सभी भावों को कायम रखना चाहिए। यही सच्ची देशभक्ति है। तो यह तो हुआ उद्देश्य। अब आगे और इस कविता के और प्रश्नों के उत्तर समझने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि इस कविता के मुख्य मेन वर्ड्स क्या हैं, क्योंकि जनरली क्वेश्चंस उन्हीं शब्दों के आसपास घूमते हुए बनते हैं। यहाँ मेन वर्ड्स हैं हिमालय, हिंद महासागर, त्रिवेणी, मलय पर्वत, श्री राम, सीता, श्री कृष्ण, वंशी, गीता, गौतम बुद्ध, युद्ध भूमि, बुद्ध भूमि, पुण्य भूमि आदि। आप देखेंगे कि ज्यादातर क्वेश्चंस इन्हीं शब्दों के आसपास ही बनाए जाते हैं, इन्हीं के आसपास घूमते हैं। यदि आप इन शब्दों को ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर को समझ लेंगे, इस चैप्टर के लिए अपने आंसर्स को थोड़ा तैयार कर लेंगे, तो आप सभी प्रश्नों के उत्तर आसानी से लिख पाएंगे। जैसे पहला प्रश्न है, कवि ने भारत भूमि को किन किन नामों से पुकारा? इस कविता में कवि ने भारत भूमि को 8 नामों से पुकारा है। याद रखने के लिए ये जरूरी है कि हम मन में बिठा लें कि 8 नामों से पुकारा है, तो नाम याद रखना भी आसान हो जाएगा। तो कवि ने भारत भूमि को जन्मभूमि, मातृभूमि, पुण्य भूमि, स्वर्ण भूमि, धर्म भूमि, कर्म भूमि, युद्ध भूमि एवं बुद्ध भूमि नामों से पुकारा है। अगला प्रश्न है, कवि ने भारत देश को पुण्य भूमि क्यों कहा है?
कवि भारत भूमि को पुण्य भूमि मानते हैं क्योंकि इस धरती पर श्री राम, सीता, श्री कृष्ण व गौतम बुद्ध अवतरित हुए और उन्होंने प्रेम, सौहार्द, दया व अहिंसा का पाठ पढ़ाकर हमें जीवन ज्ञान दिया। यह धरती ऋषि मुनियों की भूमि है। यहाँ गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियाँ हैं जो हमारी जीवन धाराएं हैं और हमारे जीवन को पावन बनाती है। अगला प्रश्न बनता है, कवि ने भारत भूमि को स्वर्ण भूमि क्यों कहा है? तो स्वर्ण भूमि का अर्थ, जैसे शब्दार्थ में देखा, स्वर्ण भूमि का अर्थ है सोना उगलने वाली भूमि या उपजाऊ भूमि। कवि ने भारत भूमि को स्वर्ण भूमि कहा है क्योंकि यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ है। भारत गांवों और किसानों का देश है। यहाँ की उपजाऊ धरती फसल रूपी सोना उगलती है। यह हमारे देश की समृद्धि का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, भारत देश को कवि ने युद्ध भूमि क्यों कहा है? भारत भूमि पर अनेक वीरों ने जन्म लिया। इन वीरों ने देश की रक्षा को अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य समझा। देश की रक्षा के लिए युद्ध करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। इन वीरों ने संसार के सामने धर्म, मर्यादा आदि आदर्शों को प्रस्तुत किया और बताया कि संकट के समय हमें घबराना नहीं चाहिए। इसीलिए यह भूमि युद्ध भूमि कहलाई। कवि ने भारत भूमि को बुद्ध भूमि क्यों कहा है? भारत भूमि वह पवित्र भूमि है जहां महान गौतम बुद्ध ने जन्म लेकर सारे संसार को दया, प्रेम और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। गौतम बुद्ध ने भारत भूमि पर जन्म लिया और ज्ञान की प्राप्ति की। उनके उपदेश संसार के कोने कोने तक फैले, इसलिए भारत भूमि को बुद्ध भूमि कहा है। अगला प्रश्न है, हिमालय और सिंधु के उदाहरण द्वारा कवि ने क्या बताने का प्रयास किया है? देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत इस कविता में कवि सोहनलाल द्विवेदी ने बताया है कि भारत देश की उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है। वह देश का अटल रक्षक है और देश के गौरव का प्रतीक है। इसकी ऊंची ऊंची चोटियां आसमान को छूती हुई प्रतीत होती हैं। देश की दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है जो भारत माता के चरणों को प्रतिदिन धोता है और स्वयं को सौभाग्यशाली समझता है। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी कहाँ है और इसका हमारे देश की संस्कृति में क्या महत्व है? त्रिवेणी प्रयाग में है। प्रयाग अर्थात इलाहाबाद। त्रिवेणी प्रयाग में है। यह गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम स्थान है। सरस्वती नदी आज के समय में लुप्त हो चुकी है। भारतीय संस्कृति में ऐसा माना जाता है कि त्रिवेणी पर स्नान मनुष्य के पापों को नष्ट कर देता है। अगला प्रश्न है, अमराइयों से क्या तात्पर्य है? कवि ने इनके संदर्भ में क्या बताया है? अमराइयों का अर्थ है आम के बगीचे। कवि कहते हैं कि वसंत ऋतु में आम के बगीचों में कोयल की कर्णप्रिय आवाज मन को लुभाती है। यहाँ कवि ने देश के प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में बताया है। मलय पवन किस प्रकार तन मन संवारती है? भारत के दक्षिण क्षेत्र में स्थित मलय पर्वत से आने वाली हवा शीतल होती है और चंदन की महक से युक्त होती है। इसलिए कवि ने कहा है, मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित हवाएं प्राणवायु बनकर हमारा जीवन संवारती है।
अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। कवि कहते हैं कि द्वापर युग में श्री कृष्ण ने मधुर बांसुरी से सबको प्रेम का संदेश दिया और महाभारत के युद्ध के समय कुरुक्षेत्र के मैदान में जो अर्जुन को उन्होंने उपदेश दिए वे भगवत गीता के रूप में है और आज भी वे उपदेश हमारा मार्गदर्शन करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में कवि ने भारत भूमि की क्या विशेषताएं बताई है। इस कविता में कवि ने भारत देश के गौरवशाली इतिहास, प्राकृतिक सौंदर्य और महान संस्कृति का गुणगान करते हुए बताया है कि भारत के उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत भारत देश के गौरव का प्रतीक है। दक्षिण दिशा में हिंद महासागर भारत माता के चरण धोता प्रतीत होता है। इस देश में गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी पवित्र नदियों का अनोखा संगम है। यहाँ के पर्वतीय प्रदेशों में कल कल बहते झरने, चहचहाते पक्षी, हरियाली यहाँ की शोभा बढ़ाते हैं। इस देश की भूमि उपजाऊ है और यहाँ अनेक महान लोगों ने जन्म लेकर इस भूमि का गौरव बढ़ाया है। कवि स्वयं को धन्य क्यों मानता है? कवि स्वयं को धन्य मानते हैं क्योंकि उनका जन्म इस पवित्र भारत भूमि पर हुआ है जहाँ राम, सीता, कृष्ण, बुद्ध जैसे महान लोग अवतरित हुए, जिन्होंने मर्यादा, धर्म, निष्काम कर्म और दया की राह पर चलने को प्रेरित किया और सारे संसार को एक नई राह दिखाई। इस पाठ पर आधारित कुछ और प्रश्नों के उत्तर यदि आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।